लाहौर में एक लीग होने जा रही थी जनाब, दिसंबर में क्रिकेट लीग थी कि मुझे कल ही मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि ज़रिया वो जो लीग है ना वो अब वहाँ पे पोस्टपोन हो गई है, तो हम इससे इस्लामाबाद में मूव कर रहे हैं। मैंने कहा ये इतना बड़ा एक्सपेंस तुम लोगों ने कर रखा है, होटल्स वगैरह बुक करवा रखे थे, तो ये अचानक क्या हुआ? उन्होंने कहा कि जनाब क्योंकि स्मोक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है लाहौर में, तो इस वजह से हम लोगों को यहाँ पर इस्लामाबाद में शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्लेयर्स भी मुतासिर हो सकते हैं, हमारे सेलिब्रिटीज़ मुतासिर हो सकते हैं, और जो मैनेजमेंट है उसकी भी तबीयत जो है वो ख़राब हो सकती है। तो हम लोगों को सबसे पहले लोगों की ज़िंदगी, उनकी लोगों की जान की परवाह करनी है। खेल तभी होगा जब खिलाड़ी होंगे, तो इसलिए हमने सोचा कि आज इस टॉपिक पर बात की जाए। डेवलपिंग कंट्रीज मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासिर होती हैं। मौजूदा दौर में दुनिया का सबसे बड़ा मसला हमने डेफिनेटली देखा है कि मौसमियाती तब्दीली बन चुका है, और आलमी सतह पर इस मसले को हल करने के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज का इनेकाद किया जाता है, जिसकी एब्रीविएशन कॉप के नाम से है। अब तक इसकी 27 कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं दुनिया भर में, नतीजा 0/0। पाकिस्तान में रवा साल के सैलाब मौसमियाती तब्दीली का एक मुंह बोलता सबूत है, जिसके बाद आलमी बिरादरी के अहम अफराद ने पाकिस्तान के दौरे किए हैं, और उनमें मैं आपको बताऊं कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस भी इसमें शामिल थे। आज हम इसी टॉपिक पे डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि पाकिस्तान कैसे इन मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निपट सकता है, और इन फ्यूचर माहौल को आने वाली नस्लों के लिए साजगार हम किस तरह से बना सकते हैं। तो इसके लिए बहुत बेहतर था कि हम अपने मेहमान को ज़रा समुद्र पार से लेते, क्योंकि जानने की ये कोशिश है कि डेवलपिंग कंट्रीज मुतासिर हो रही हैं, किया धारा ये डेवलप्ड कंट्रीज का है। डॉक्टर मोहसिन गुल जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यानी कि इंग्लैंड से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। उनसे ज़रा जानते हैं कि पाकिस्तान इन खतरात से कैसे निपट सकता है, और पाकिस्तान का तो इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन ही सिर्फ 1% है, तो फिर हम सबसे ज़्यादा भरपाई क्यों कर रहे हैं? उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग सर। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि अभी तक अगर हम लोग देखें तो आलमी रहनुमाओं की क्लाइमेट चेंज के हवाले से अब तक तकरीबन कुछ 27 कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं। आपको लगता है कि वो जो 27 कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं वो सूदमंद साबित हुई हैं, कोई नतीजा भी निकला है क्लाइमेट चेंज के हवाले से ऑल ओवर द वर्ल्ड? जी, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। देखिए, पहली आलमी कॉन्फ्रेंस 1995 में हुई थी इससे मुतल्लिका, और उससे अब तक बिल्कुल बहुत सी ऐसी मुस्बत चेंजेस हमने देखे हैं, जिसमें सबसे पहले लोगों की अवेयरनेस और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी वर्ल्ड लीडर्स के अमंग सबसे पहले के ये एक इशू है जिस पे काम करने की ज़रूरत है। उसके अलावा बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स और ऐसी की पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं जिसके थ्रू क्लाइमेट एक्शन को मोबिलाइज किया जा रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड। इसमें हाँ, हम इस पे बहस कर सकते हैं कि कितनी हद तक वो सक्सेसफुल रही हैं या नहीं, लेकिन इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस बहुत ज़रूरी हैं ताकि पूरी दुनिया को ये बात समझ आ सके कि ये कितना अहम टॉपिक है जिस पे मजीद काम करने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। देखिए डॉक्टर साहब, आपने कहा ना कि हमें पहले तो ये भी एक अलग बहस है कि किस हद तक सक्सेसफुल रही हैं, किस हद तक नहीं रही हैं। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से अगर देखा जाए तो उसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान का इसमें अगर कोई शेयर है तो सिर्फ 1% है नेगेटिविटी की तरफ, लेकिन सबसे ज्यादा मुतासिर ही पाकिस्तान हुआ है। अभी हाल ही में आने वाला सैलाब आप देख लें, जिम्मेदार आपको इस सूरत में कौन नजर आता है? क्योंकि तरक्की पजीर ममालिक की जंग है। बिल्कुल, ये एक बहुत अहम इशू है जिसको हम लॉस एंड डैमेज डिबेट आजकल बोल रहे हैं, और इस वक्त ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है एट द यूएन COP27 जो इस वक्त इजिप्ट में हो रही है। इसको समझने के लिए 2-3 बातों को पहले ब्रेक डाउन करना ज़रूरी है। पहले तो ये कि पाकिस्तान तरक्की पजीर ममालिक की तरह इस जियोपॉलिटिकली तो हम हैं ही एक डिफिकल्ट सिचुएशन में, बट एनवायरमेंटली आल्सो हम अनफॉर्चुनेटली 10 हाई क्लाइमेट रिस्क कंट्रीज के अंदर आते हैं। अब हमारा इसमें कोई लेना देना है नहीं, 1% से कम हमारी कार्बन एमिशंस हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग एक ग्लोबल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज है वो ये नहीं देखता कि ये डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है। अनफॉर्चुनेटली हम ऑन द ब्रंट ऑफ फेसिंग एनवायरमेंटल शॉक्स एंड क्लाइमेट रिस्क हैं, जिसके अंदर फ्लड्स हैं, ड्राउट्स हैं, वाइल्ड फायर्स हैं, आपके कोस्टल स्टॉर्म्स हैं, क्रॉप प्रोडक्टिविटी की कमी है। ये सारे इश्यूज पाकिस्तान को दरपेश हैं। ये तो एक
एक हकीकत है। दूसरी तरफ ये है कि क्या हम रेडी हैं इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए, जब हमारे पास पॉपुलेशन क्राइसिस भी है, हमारे पास इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, हमारे पास फूड इनसिक्योरिटी प्रॉब्लम भी है, और ऑन टॉप ऑफ इट नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस भी हैं। तो पाकिस्तान एक बहुत ही मुश्किल मरहले में चला जाता है कि अब हमने क्लाइमेट के लिए भी एक्शन करने की ज़रूरत है। अगर आप इसको पर्सपेक्टिव में लें तो जो रिसेंट फ्लड्स हैं उन्होंने तकरीबन 30 मिलियन लोगों को डिस्प्लेस किया है, विच मीन्स कि 30 से 40 बिलियन यूएस डॉलर्स का पाकिस्तान को सिर्फ हाल ही में नुकसान हुआ है। और आलमी माहिरीन और एक्सपर्ट्स कहते थे कि 100 बिलियन डॉलर सिर्फ चाहिए लॉस एंड डैमेज को ठीक करने के लिए तमाम डेवलपिंग कंट्रीज में हर साल। मगर ये फिगर बहुत छोटी है जब आप सिर्फ पाकिस्तान के एक एपिसोड को सामने रखते हैं। आप सोचे होंगे हर साल फ्लड्स आए और हर साल इसी तरह क्लाइमेट रियलिटी मजीद ख़राब होती जाए, तो कौन जिम्मेदार है? पाकिस्तान बहैसियत खुद तो बहुत कम इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन दूसरे मुमालिक खसूसन आपके जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनकी कार्बन एमिशन कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, वो असल में जिम्मेदार हैं, तो उनको इसके लिए पे करना चाहिए। क्या वो यही आपका नुक्ता जरा मैं थोड़ा सा उठाऊंगी गुल साहब के आपने कुछ जो स्टैट्स शेयर किए उसी का हवाला मैं जरा थोड़ा सा यहाँ पे मजीद एलेबोरेट करके दूंगी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ने फैसला ये किया था कि 100 अरब डॉलर का एक फंड कायम किया जाएगा जिससे मौसमियाती तब्दीलियों के शिकार ममालिक की मदद की जाएगी। लेकिन अभी तक उस फंड के हवाले से अगर हम सब टोटल देखें तो गालिबन 10 अरब डॉलर अभी इकट्ठे हुए हैं। पाकिस्तान इस वक्त सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। तरक्की याफ्ता ममालिक की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनका कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम आने वाले दिनों में ज्यादा हो। हम पहले ही बहुत सारी मुश्किलात को फेस करें, स्पेशली पेंडेमिक के बाद सिचुएशन और ज्यादा वर्स होती चली जा रही है। जी, और जो आपने 100 अरब की बात की वो अब $1 ट्रिलियन की बात कॉप में की जा रही है कि आने वाले 2030 तक हमें $1 ट्रिलियन की जरूरत है एज अपोज टू 100 बिलियन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम तो 100 बिलियन का भी 10% हिस्सा भी नहीं कलेक्ट कर पाए। अब इसमें बात समझने की है कि क्यों नहीं कर पाए। अब पहली बात यह कि मैं क्यों भरूं किसी के पैसे, ठीक है, तो वो एक बुनियादी मसला है और एक सिलेक्टिव एपैथी रही है डेवलप्ड वर्ल्ड की टुवर्ड्स आवर कंट्रीज कि चलो इन्हें एड दे दो, इन्हें ग्रांट दे दो, और अनफॉर्चुनेटली अब तो लोन दे दो कि ये फिर हमें वापस सारी उम्र मकरूज रहें, वापस करते रहें। इस पे कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि पाकिस्तान अपना 7% आलमी जीडीपी इस वक्त क्लाइमेट एक्शन के ऊपर लगा रहा है, जो कि एक डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा है। और अब तक जितना क्लाइमेट फाइनेंस हम मोबिलाइज कर चुकी हैं वो सारा का सारा तकरीबन इन फॉर्म ऑफ डेट होता है या लोन होता है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमें मज़ीद लोन ना दिए जाए, हमें इंटरेस्ट रेट्स के अंदर ना दबाया जाए कि हम वापस करते करते ही मज़ीद मकरूज हो जाए, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज 14% इंटरेस्ट रेट पे करती हैं क्लाइमेट फाइनेंस पे एज अपोज टू डेवलप्ड कंट्रीज जो कि सिर्फ 3 से 4% करती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लाइमेट जस्टिस का प्रॉब्लम है। जिन्होंने मसला क्रिएट किया है उनको इस बात की समझने की जरूरत है कि हमें ऐसे स्ट्रक्चर्स और फाइनेंशियल पाथवेज क्रिएट करने पड़ेंगे जिसके थ्रू हम हेल्प कर सकें पाकिस्तान जैसे बहुत से और ममालिक। और पाकिस्तान को हर साल, ये कोई एक बार हो गया वाला मसला नहीं है, आपको हर साल रिपीटेडली अगर आप लॉस एंड डैमेज को सिर्फ देखें तो 50 से 500 बिलियन डॉलर्स पर ईयर मोबिलाइज करने की जरूरत है। बिग अमाउंट जिसकी आप बात कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो हमने ग्लोबली देखें कि क्या करना होगा बाकी कंट्रीज को भी, स्पेशली अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। मैं पर्टिकुलरली पाकिस्तान के हवाले से बात करूंगी और आपकी जरा थोड़ी सी तवज्जो में लाहौर की तरफ लेकर जाऊंगी। जब पाकिस्तान में सर्दियां बढ़ती हैं, मौसम ठंडा होना शुरू हो जाता है, तो लाहौर में स्मोक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी मैं पिछले हफ्ते लाहौर ही रहकर आई हूँ। कुछ ऐसे वहाँ पर इवेंट्स होने जा रहे थे जो कि पोस्टपोन होकर अब इस्लामाबाद शिफ्ट किए जा रहे हैं। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो इंटरनली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से लाहौर की जो इकोनॉमिक इंडस्ट्री है उसको कहीं ना कहीं से हिट लगेगी। पाकिस्तान इंडिविजुअली किस किस्म के कितने स्टेप्स पाकिस्तान को लेने चाहिए ताकि जो हम लोग अंदरूने खाना, ये जो हमारे मामलात हैं, स्मोक बहुत ज़्यादा है, कचरा बहुत ज़्यादा है, हम इसको काबू में ला सके? क्योंकि किसी न किसी हद तक हमने ये देखा है कि प्लास्टिक की थैलियाँ भी खासी हद तक कम हो गई हैं, लेकिन ये कुछ फैक्टर ऐसे हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी को माइक्रो लेवल पर बड़ा हिट कर रहे हैं।
जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि दूसरी कंट्रीज पे सिर्फ प्रेशर डालने के बजाय पाकिस्तान को इस चीज़ पे भी गौर करना चाहिए कि वो अपनी इंटरनल तौर पे किस तरह ना सिर्फ क्लाइमेट बट एनवायरमेंटल वेलबींग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जहाँ तक स्मोक का ताल्लुक है, स्मोक एक फिर एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। वो एक अच्छा। इसको बोलते हैं हम इंटर ज्योग्राफिकल या इंटर रीजनल एयर पोल्यूशन एपिसोड होता है। स्मोक सिर्फ पाकिस्तान क्रिएट नहीं करता, चाइना और इंडिया की कंट्रीब्यूशन से भी पाकिस्तान में इसके ओके। इफेक्ट्स नजर आते हैं। तो इसलिए इस पे भी आलमी डिबेट की जरूरत है या रीजनल एक्शन की, मिलके बैठ के बात करने की और हल निकालने की जरूरत है। और अनफॉर्चुनेटली हम बहुत देर में विंटर्स में रियलाइज करते हैं कि इसके बारे में कुछ करना है, लेकिन जो विंड सिस्टम या एयर प्रेशर पहले ही बहुत अरसा पहले डेवलप हो चुका होता है, जिसकी वजह से स्मोक के इफेक्ट्स आपको विंटर में नजर आते हैं। तो इस पे असल में काम करने की जरूरत समर और फॉल के मतलब सितंबर अक्टूबर के शुरू में ही काम कर देने की जरूरत है। इसके ऊपर बुनियादी तौर पर हर शख्स अगर अ, कचरा ना जलाए, क्रॉप्स ना जलाए, अपनी गाड़ी का एमिशन सिस्टम ठीक रखे, बिल्कुल। हम लोगों को ये बात सिखाएं कि तेज गाड़ी से ज्यादा कम चलती गाड़ी ज्यादा नुकसानदेह, कि खड़ी गाड़ी जब ट्रैफिक पे फंसी होती है तो वो ओजोन रिलीज करती है जो कि आपके स्मोक एपिसोड्स में कंट्रीब्यूट करती है। तो आपका लोकलाइज्ड इफेक्ट इन लाहौर बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से जो उनकी एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन, सही। फाइन ऑफ इंडस्ट्रीज, और लोगों को ये अवेयरनेस दी जाए कि ये किसी और ने आकर हल नहीं करना, ये आप और मेरी कंबाइंड जिम्मेदारी। अच्छा डॉक्टर जिम्मेदारी। साहब, यहाँ पे एक दो पॉइंट आपकी गुफ्तगू में यहाँ पर जनरेट हुए, मैं चाहती हूँ कि हम लोग क्विकली जरा उसको पे डिस्कस करें। पहला, जरा मैं अगर पाकिस्तान के हवाले से बात करूँ, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर मेरी इतनी ग्रिप नहीं है, लेकिन आप मेरी तस्दीक कीजिएगा। पंजाब की तरफ हम जब जाते हैं, जैसे यूं ही सर्दियों का आगाज होता है तो कुछ फसलों की कटाई के बाद फसलों को जला दिया जाता है, जिसके बाद भी बहुत ज्यादा हवा जो है वो पॉल्यूटेड हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन ये, यहाँ से इंडिया और चाइना की वजह से कि सिर्फ स्मोक ही नहीं, इसके अलावा भी ये जो हमारे क्या कहते हैं मौसमियाती खतरात है, कौन कौन सी ऐसी चीजें जो कि मुस्तकबिल में हमें जरा नुकसानदेह साबित हो सकती हैं? जी, देखिए रीजनल क्लाइमेट सिक्योरिटी का ये पूरा एक अंडरस्टैंडिंग है। इसके अंदर सबसे पहले जो बात समझने की है कि कुछ चीज़ें हमारी कंबाइंड हैं, जैसे पानी आपका एक वाटर सिस्टम कंबाइंड है। ठीक है। अगर इंडिया डिसाइड करता है कि वो सारा पानी पाकिस्तान में भेज देगा तो आपको फ्लड मैनेजमेंट प्रोटेक्शन सिस्टम्स चाहिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स चाहिए। अगर चाइना डिसाइड करता है कि हमारी वाटर डिमांड बहुत ज़्यादा है और हम जो हमारे ग्लेशियर्स हैं उनके ऊपर हमारा हक है, तो आप उसमें वो एक नेशनल या पॉलिटिकल सिक्योरिटी इशू बन जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स इशू है जिसके डिफरेंट आपके एनवायरमेंटल एक्शंस के अंदर उसके असरात नज़र आते हैं, जहाँ फूड सिक्योरिटी हो गई, आपकी जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी हो गई। अब जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात है, पाकिस्तान में ट्रेडिशनली ऐसी वसाइल या ऐसी रिसोर्सेज ट्रू, टूल्स वेरी ट्रू। यूज हुए हैं जिससे स्मोक में कंट्रीब्यूशन होती है। अब यहाँ पर फार्मर्स की रहनुमाई की जरूरत है कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एक पूरा कॉन्सेप्ट है जिसको मिनिस्ट्रीज इंट्रोड्यूस करा सकती हैं पाकिस्तान में। आपकी क्लाइमेट चेंज पॉलिसी, नेशनल फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर पॉलिसी सब इस चीज़ को इंकरेज करती हैं। अनफॉर्चुनेटली इस तरह के अदारे या एक्शन ऑन द ग्राउंड इस वक्त इतना मुस्बत नहीं है जितना होना चाहिए, और एयर पोल्यूशन से ज़्यादा लोग मरेंगे पाकिस्तान में, ना कि फ्लडिंग या किसी और चीज़ से आने वाले 100 सालों ये में। बहुत तो बड़ी एक बात आप ऐसी कर रहे हैं कि फ्लडिंग से ज्यादा जी लोग एयर पोल्यूशन से मर जाएंगे, मतलब सैलाब या तूफान तो बाद में आएगा, उससे पहले लोग गर्द आलूद हवा से मर जाएंगे। बिल्कुल, और आपके बच्चों में अंडर नरिशमेंट और स्टंटिंग का बहुत से मसाइल इसकी वजह से दरपेश आएंगे, और कोविड जैसे पेंडेमिक की रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कि जब लोगों के लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम पहले ही इतने डैमेज हैं तो फिर मज़ीद इस तरह के एपिडेमिक्स और पेंडेमिक से हेल्थ रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो एज आप अगर समझें तो एक कॉम्प्लेक्स कॉन्टिन्यूम है जिसमें तमाम मसाइल एक जगह पर आकर हमारे ऊपर हावी हो गए हैं। जितना जल्दी हम इस पर एक्शन लेने की कोशिश करेंगे, फॉर एग्जांपल सिंगापुर या कुछ ममालिक में जहां स्मोक का इशू या
कार्बन एमिशंस का इशू था ऑन ग्राउंड, उन्होंने इस तरह का पेंट बना लिया है कि बिल्डिंग को उस तरह का पेंट कर देते हैं जो कार्बन को कैप्चर करके अच्छा। एयर को क्लीन कर देती है। या कुछ कंट्रीज में कम्युनिटी हैपा फिल्टर्स हैं, या जिन्हें हम कहते हैं एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम्स, उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दी हैं कि एटलीस्ट आप पूरे दिन में नहीं, घंटे के लिए आपको साफ एयर मिले एक कम्युनिटी या पब्लिक स्पेस में। तो बहुत से इस तरह के अडेप्टेशन और मिटिगेशन सॉल्यूशंस हैं जो वर्ल्ड वाइड एग्जिस्ट करते हैं। हम सबको मिलकर ना सिर्फ इस पे चर्चा करने की जरूरत है कि स्मोक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हमें अब लोगों को मिल के बैठ के सोचने की जरूरत है, अच्छा अब ये हमारा मसला है, इसको कैसे हल किया जाए। अब इसमें मेरा एज बुनियादी इंडिविजुअल क्या रोल है, इंडस्ट्री का क्या रोल है, बिजनेस का क्या रोल है, गवर्नमेंट का क्या रोल है। देखिए हमने मिलके डेंगू को किसी हद तक कंट्रोल पाकिस्तान में किया है, इसी तरह स्मोक हो गया, कोविड हो गया, आने वाले तमाम मजीद एनवायरमेंटल क्राइसिस को भी हम मिलके हल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मोहसिन गुल साहब इस मामले पर बात करने के लिए। बड़ी अच्छी सजेशंस आपने दी हैं और लास्टली जो आप हमें बता रहे थे कि क्या क्या अडेप्टेशन होनी चाहिए पाकिस्तान को, सिंगापुर का किस तरह से कल्चर जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए, उससे भी बहुत सारी हम लोगों की जो मौसमियाती तब्दीली से रिलेटेड जो खतरात हैं उससे निपटने में कामयाब होंगे। दूसरा आपने कहा कि जो हमारे यहाँ रवायती तरीक़ाकार है एग्रीकल्चर के हवाले से, ज़राअत के हवाले से, जिसका जिक्र मैंने खुद किया कि हमारे यहाँ फसलों की कटाई के बाद फसलों को जला दिया जाता है अगली फसल के बीज बोने के लिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है स्मोक में जो कि पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। हमें फार्मिंग के जो तरीक़ेकार हैं उसको थोड़ा सा तब्दील करना होगा। और चाइना और इंडिया, एक बॉर्डर चाइना के साथ लग रहा है, एक बॉर्डर इंडिया के साथ लग रहा है, तो उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ स्मोक की हद तक नहीं है। इसके अलावा भी खुदा ना खास उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में शायद फ्लड से आने वाले दिनों में लोगों की अमवात इतनी नहीं होंगी कि जितना कि आलूदा हवा, पोल्यूटेड एयर से हो जाएगी। तो ये एक सोचने का भी एक अमल है, ये लम्हा फ़िक्रिया भी है, और इसमें इंडिविजुअली जो हमारी कॉर्पोरेशन है वो तो हमने करना ही करना है, लेकिन ग्लोबली दुनिया भर में जिस तरह से मैंने कॉप का जिक्र किया था कि वहाँ पर कहा गया था कि 100 बिलियन जो हैं वो इकट्ठे किए जाएंगे, और बदकिस्मती से अब तक सिर्फ 10 अरब डॉलर ही जो हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं। लेकिन अब इसका अमाउंट 100 ट्रिलियन जो है वो बढ़ा दिया गया है। लेट्स सी कि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं इस मामले को कितनी संजीदगी से लेते हैं।